हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रोफेसर राजा दुबे और मैं शुरुआत करूंगा एक बहुत ही शानदार शायरी के साथ में। क्योंकि अभी आप देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है और उसमें नकारात्मक मूल्यांकन को शामिल किया है। तो उसके लिए एक शायरी तो बनती है। और शायरी क्या है कि बदलते मिजाजे इम्तिहान से घबराना कैसा, बदलते मिजाजे इम्तिहान से घबराना कैसा, असली खिलाड़ी तो वो है जो हर मैदान फतेह करना जानता है। तो आपको हर मैदान फतेह करना आता है, बस केवल और केवल आपको इस बदलते मिजाज और इम्तिहान से घबराना नहीं है। और इसके लिए मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना करके डाला है, तो आप यदि चाहें तो उसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिस्कस किया है कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026 में आप अधिक से अधिक नंबर कैसे गेन कर सकते हैं, कौन सी रणनीति आपको अपनाना चाहिए, कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना चाहिए, क्या कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ना चाहिए, फिल्टर तकनीक कैसे काम करती है, हमें कौन से प्रश्नों को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से प्रश्नों को हमें छूना भी नहीं है। ये सब चीज़ें हमने जो है उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, वो मध्य प्रदेश में जनजातियों के भौगोलिक विस्तार को लेकर के हम चर्चा करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 10 का हिस्सा है। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य से संबंधित है। और इसका जो पहला टॉपिक है वो मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार है। मैं यह प्रयास करूंगा कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण टॉपिकों को, हर एक यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको मैं वीडियोस के माध्यम से कवर कराऊं। साथ में हम एमपी सेट की जो बची हुई यूनिट्स हैं उनको भी बहुत जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। और इसके बाद में फिर एक हफ्ते या 10 दिन में मैं प्रयास करूंगा कि जो एमपी सेट का सेकंड पेपर फिजिकल साइंस है उसको भी आपको कंप्लीट कराऊं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपन आज डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का जो भौगोलिक विस्तार है उसकी क्या स्थिति है। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाला आपका राज्य है। और आपको पता होना चाहिए कि 1.53 करोड़ जनसंख्या जो है, 7 करोड़ 26 लाख जनसंख्या में से 1.53 करोड़ जो जनसंख्या है वो जनजातीय जनसंख्या है। और देश में किसी भी राज्य में यह सर्वाधिक है। यदि हम राज्य की जनसंख्या में एसटी जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो ये 21.10% है, अर्थात 5 में से हर एक व्यक्ति क्या है, आदिवासी है। आदिवासी लिंगानुपात को आप कंठस्थ कर लीजिए, एग्जाम का पार्ट बनता है ना। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है और मध्य प्रदेश में एसटी जनसंख्या में यह लिंगानुपात 984 है, जबकि राज्य का औसत 931 है, उससे यह काफ़ी बेहतर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मध्य प्रदेश पीएससी में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि हम मध्य प्रदेश में जनजातीय साक्षरता दर की बात करें तो वो 50.6% है कुल, जिसमें पुरुष साक्षरता 59.6% और महिला साक्षरता 41.5% है। यदि हम मध्य प्रदेश की जनजातियों की बात करें तो टोटल अभी वर्तमान में 43 जनजातियां अधिसूचित हैं। 2003 में 3 जनजातियों को इस सूची से बाहर कर दिया गया है, जिसमें एक है कीर, दूसरा है मीणा और तीसरा है पारधी। इन तीनों जनजातियों को जो है उस सूची से बाहर कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में हम कहें कि कितनी जनजातियां अधिसूचित हैं तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा 43। लेकिन संवैधानिक आदेश 1950 के तहत कुल मान्य जनजातियां कितनी हैं, तो आंसर रहेगा आपका 46। यदि हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो वह भील जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 46 लाख है। और परसेंटेज वाइज करें तो हम कहेंगे कि 39% है एसटी जनसंख्या का। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। समूह के रूप में यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। और सबसे छोटी जनजाति आपकी कमार जनजाति है, जो कि सीधी जिले के कुछ हिस्सों में निवास करती है। यदि हम संविधान में जनजातियों से संबंधित प्रावधानों की बात करें तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पीएससी इस तरीके के प्रश्न लगातार पूछता है और आपको ऐसे प्रश्नों को कंठस्थ कर लेना चाहिए। यदि आर्टिकल हम 366(25) की बात करें तो वहां पर ऐसी जनजातियां जो आर्टिकल 342 के अंतर्गत मानी गई हों, ऐसी जनजातियों को ही अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है। 366 का खंड 25 जो है वो परिभाषा बताता है एसटी की। अधिसूचना की बात करें तो आर्टिकल 342 एक राष्ट्रपति द्वारा घोषित जनजातियां, और जनजातीय कल्याण मंत्री का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 164(1) में है। और मध्य प्रदेश में यह पद अनिवार्य है। आपको पता है कि जहां पर जनजातीय क्षेत्र जो घोषित किए गए हैं वहां पर जनजातीय कल्याण मंत्री आपका होता है, और मध्य प्रदेश में भी यह पद अनिवार्य है।
इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में भी जनजातीय कल्याण मंत्री आपके बनाए गए हैं। यदि हम अनुसूची की बात करें तो जनजाति संबंधित जो प्रावधान है वो अनुसूची 5 में है। मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से ये संबंधित है। मध्य प्रदेश राज्य एसटी आयोग की स्थापना 1995 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 कहलाता है। मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान संस्थान भोपाल में है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। पहले यह छिंदवाड़ा में था और 1965 में भोपाल में आया। वन्य प्रकाशन, जिसके ऊपर एमपीपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है, यह पब्लिकेशन 1980 से शुरुआत किया गया और इसमें जनजातीय संस्कृति के प्रचार हेतु ये प्रकाशन है। यदि हम मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों की बात करें तो इसमें 3 जनजातियां मुख्य रूप से शामिल होती हैं, जिसमें कि बैगा, भारिया और सहरिया है। ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित जनजातियां हैं और आप सभी को पता है कि पीवीटीजीज के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना वर्तमान में संचालित की जा रही है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी पीवीटीजीज के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बैगाचक क्षेत्र जो है वो बैगा जनजाति से संबंधित क्षेत्र है। पातालकोट भारिया जनजाति से, और सहरिया का जो मूल स्थान है, जो क्षेत्र है, वो श्योपुर और ग्वालियर है। यदि हम मध्य प्रदेश में जनजातियों के भौगोलिक वितरण की बात करें तो आपको पता है कि एमपी का देखिए मैप एक बार देख लीजिए जरा। यदि ये एमपी है तो इसका जो पूर्वी भाग है वहां पर उत्तरी और पूर्वी भाग में आप देखिए तो 14% जो जनजातीय जनसंख्या है वो वहां पर निवास करती है। पश्चिमी क्षेत्र में 36.27% जनसंख्या निवास करती है और दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, मतलब इस रीजन में, यहाँ पर 23.28% जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। तो यदि हम आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश के किस भाग में निवास करती है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र, और यह एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। पूर्वी व उत्तर पूर्व की जनजातियां देख लीजिए। इसके क्षेत्र रहेंगे शहडोल, जबलपुर जिला, रीवा, सतना, उमरिया, कटनी, सीधी, सिंगरौली। यहाँ मुख्य रूप से जनजातियां कोल, पनिका, उरांव, मुड़िया, खैरवार और कमार जनजातियां पाई जाती हैं। उत्तरी क्षेत्र की जनजातियों में छतरपुर, पन्ना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, यहाँ ये क्षेत्र हैं। और जनजातियां कौन सी हैं, तो सहरिया, पारधी, सोर और खैरवार जनजाति। खैर से कत्था बनाने का जो कार्य करती है ये खैरवार जनजाति ही है। और इसके अलावा दक्षिण व दक्षिण पूर्वी जनजातियां, इनके क्षेत्रों की बात करें तो मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद। और इसके इस क्षेत्र में जो है वो गोंड, बैगा, प्रधान, अगरिया, हलवा, मवासी, कोरकू और भारिया जनजातियां आती हैं। यदि हम पश्चिमी समूह की जनजातियों की बात करें तो इसके मुख्य क्षेत्र हैं धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन। और यहाँ पर जो है भील, बंजारा, भिलाला और बरेला आदि जनजातियां निवास करती हैं। एक बार इस मैप को देख लीजिए, इससे बहुत ईजी हो जाएगा आपको याद रखना। मध्य प्रदेश में जो सौर जनजाति है उसका मूल क्षेत्र पन्ना और छतरपुर है, इसको याद कर लीजिएगा। पारधी जनजाति मुख्य रूप से रायसेन में निवास करती है। सहरिया जनजाति का जो मूल क्षेत्र है वो श्योपुर है ना। साहिबाद के घने जंगल जो है वो इसका मूल स्थान माना जाता है। सीधी में आपकी कमार जनजाति का मूल क्षेत्र है। और आपकी कोल जनजाति, उरांव जनजाति है ना, ये मुख्य रूप से आपके रीवा में निवास करती हैं। पनिका जनजाति शहडोल में, हलवा जनजाति आपके बालाघाट में, बैगा जनजाति आपकी बालाघाट में ही, और गौड़ जनजाति का जो मुख्य क्षेत्र है वो आपका मंडला और जबलपुर है। भारिया जनजाति का जो मूल स्थान है वो छिंदवाड़ा का पातालकोट है, याद रखिएगा। और कोरकू जनजाति जो है खंडवा और बैतूल में निवास करती है। यदि हम पूर्वी मालवा की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें तो ये क्षेत्र जो है वो न्यून जनजाति क्षेत्र है। यहाँ पर न्यून जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। और मैंने आपको बताया भी कि सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या जो है वो भील जनजाति की है। लगभग 39.10% जनजाति जनसंख्या में भीलों का प्रतिशत है। और सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजाति भी भील जनजाति ही है। पश्चिमी क्षेत्र में जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। यदि हम परसेंटेज वाइज बात करें तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा एग्जाम का पार्ट बनते हैं, एमपीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, यदि उसमें जनजातियों से संबंधित सिलेबस दिया हुआ हो तो यहाँ पर आपका जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में तो मोस्ट आईएमपी है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए। जो भील जनजाति है उसकी कई सारी उपजातियां हैं, भिलाला, पटलिया, बरेला, रथियास, बैगास, तड़वी भील एक्चुअली में जिन्होंने मुस्लिम या इस्लाम धर्म अपना लिया है उन भीलों को तड़वी भील कहा जाता था। भील जनजाति का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है जिसे हम भगोरिया पर्व कहते हैं, और ये 3 चरणों में आपका चलता है, जिसमें कि आपका मेला भी भरता है ना, और इसमें जो है गुलाल लगा करके ये पर्व मनाया जाता है। और इसके कई सारे भाग होते हैं, जैसे एक जो शुरुआती भाग है उसको गुलालिया कहते हैं,
और इसमें मेला भरता है, और मेला जब जो है समाप्त हो जाता है तो उस पर्व को उजाड़िया पर्व कहते हैं। ये भगोरिया का जो पर्व है वो 7 दिनों तक आपका चलता है। और इसके अलावा और भी कई सारे उसमें नृत्य किए जाते हैं, जिसमें कि भगोरिया नृत्य आपका शामिल है। और भील जनजाति के द्वारा दोहा, बड़वा ये सब नृत्य किए जाते हैं। भगोरिया हाट का आयोजन 7 दिन तक लगता है। गल और जात्रा पर्व भी भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजातियों के जो चित्रकार हैं उसमें पेमा भाटिया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इन्होंने बहुत ही फेमस चित्रकला बनाई थी जिसका नाम था पिथौरा चित्रकला। इसके अलावा भूरी बाई भी भील जनजाति से संबंधित महिला, जो आपको नाम याद रखना है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है और दोबारा भी ये पूछा जा सकता है। पिथौरा चित्रकला लिखने की जो प्रक्रिया है उसको लिखंदरा कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और पिथौरा चित्रकला जो है बहुत ही फेमस चित्र है भील जनजाति का। विवाह एवं सामाजिक परंपराओं की बात करें तो भील जनजातियों में अपहरण विवाह, दापा प्रथा जिसमें वधू मूल्य की प्रथा चलती है, गोल गधेड़ो विवाह, और मृत्यु संस्कार में दाह संस्कार और गातला। गातला में एक पाषाण का स्तंभ बना दिया जाता है ना, मृतक की स्मृति के रूप में। तो ये भील जनजाति का प्रमुख मृत्यु संस्कार है। इसके अलावा आप देखिए, जो भील जनजाति जिस एरिया में निवास करती है उसके निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है, और जो मकान वहां पर वो बनाती है उसको कू कहा जाता है। भील जनजाति से संबंधित जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है द भील, जिसे टीबी नायक ने लिखा है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद में गौंड जनजाति की बात कर लेते हैं। गौंड जनजाति को कई उपजातियों में बांटा गया है, जैसे कि अगरिया जनजाति। अब ये अगरिया जनजाति ये लोहा का काम करती है ना, आग से संबंधित काम करती है, इसलिए इसको अगरिया जनजाति कहते हैं। फिर एक है प्रधान जनजाति जो कि पुजारी वर्ग है। ओझा जनजाति जो तंत्र मंत्र का कार्य करती है। सोलाहस ये बढ़ई जनजाति होती है। कोयला भूतिस ये नाचने वाले होते हैं। और इसके अलावा यदि हम भूस्वामी और सामान्य गौणों की बात करें तो भूस्वामी जो गौण होते हैं उनको राजगौण और सामान्य को धुरगौण कहा जाता है। यदि हम नृत्य की बात करें तो गौण जनजाति का जो सबसे प्रमुख नृत्य है वह कर्मा नृत्य कहलाता है, और इसे गिनीज रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा सहला, सुआ है ना, दीवानी, भड़ौनी, रीना, टीना, गैंडी, गोंचो, ये सारे जो नृत्य हैं वो गौड़ जनजाति से संबंधित हैं। इसमें बहुत सीमित दिए हैं, लेकिन और भी बहुत सारे नृत्य हैं, वो आपको याद रखना है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें केवल उन्हीं चीज़ों को शामिल किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर्व की बात करें तो मेघनाद पर्व जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिदरी और बकबंधी है ना, और हरडिली, ये जो पर्व है वो गौड़ जनजाति से संबंधित है। गौड़ जनजाति के जो प्रमुख विवाह हैं उसमें दूध लौटावा है ना, लमसेना विवाह, युवा ग्रह उनका जो प्रमुख है उसे घोटुल कहते हैं। ये मुड़िया गौड़ में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। गौड़ जनजाति के निवास स्थान को टोला कहा जाता है ना। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो बड़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव, और भारत के सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। अगरिया के देवता को लोहासुर कहा जाता है, ये पूछा गया प्रश्न है एमपीपीएससी में। अगला आते हैं बैगा जनजाति पर। और बैगा जनजाति की जो उपजातियां हैं उनके नाम याद रखिएगा। बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रायमैना, कठमैना है ना, कुड़ी, ये सारे की सारी जो उपजातियां हैं वो बैगा जनजाति की उपजातियां हैं। इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वो है परधौनी विवाह है ना, ये विवाह पर किया जाता है परधौनी नृत्य बैगा जनजाति का। फिर कर्मा, फिर रीना, फिर बिल्मा है ना, ये सारे जो नृत्य हैं वो बैगा जनजाति संबंधित है। इनमें एक प्रमुख पर्व मनाया जाता है जिसे रस नवा पर्व कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर विवाह की बात करें तो लमसेना, पैठुल, चोर विवाह, ये सारे विवाह बैगा जनजाति में प्रचलित हैं। अच्छा, ऊपर मैं एक चीज़ और बताना आपको भूल गया। गौड़ जनजाति द्वारा जो कृषि की जाती है उसे हम बारी कृषि कहते हैं, जबकि जो भील जनजाति के द्वारा कृषि की जाती है उसे दजिया या चिमाता कृषि कहा जाता है। दजिया या चिमाता कृषि कहा जाता है। बैगा जनजाति में जो कृषि की जाती है उसे बेवार या पोंडू कृषि कहा जाता है। ये सभी कृषियाँ एक्चुअली में स्थानांतरित कृषि का उदाहरण है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब जंगलों को साफ करके उस जमीन पर खेती करी जाती है तो उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और कुल्हाड़ी इनका प्रमुख अस्त्र है, हल नहीं चलाते ये। तो बैगा जनजाति के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो बैगा महिलाएं हैं, आपने देखा होगा कि बैगा महिलाएं गुदना गुदवाती हैं, और ये गुदना प्रिय जनजाति है। और इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है जो कि वेरियर एल्विन ने लिखी है। पुस्तक का नाम है द बैगा। बैगा जनजाति जिस क्षेत्र में निवास करती है उसे बैगाचक क्षेत्र कहा जाता है, और यह मुख्य रूप से मंडला और डिंडोरी क्षेत्र है ना। यदि हम बैगा जनजाति की बात करें तो ये पीवीटीसी विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह के अंतर्गत आती है। और पिछड़ी जनजातियों के लिए एक बहुत ही फेमस योजना चल रही है जिससे बार बार क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं एमपीपीएससी में। उस योजना का नाम है आहार अनुदान योजना, जिसके अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां जो है उसमें शामिल हैं। और भारत में इसी के लिए पीवीटीसी के लिए एक योजना संचालित की जा रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना।
जिसमें 75 जनजातीय समूह उसमें शामिल है। भारीय जनजाति पर आते हैं। भारीय जनजाति की प्रमुख उपजातियां भूमिया, भुइहार और पंडो है। इसके प्रमुख नृत्य हैं भड़म और सैतम। भारीय जनजाति में प्रचलित विवाह है लमसेना विवाह, मगनी विवाह है ना, और भरनौती विवाह। देखिए मैं आपको एक एक को यदि डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, और हमें केवल प्रीलिम्स में बेसिक फैक्ट ही बस याद करने हैं। तो इसीलिए जो है इस वीडियो में आप केवल और केवल रिवीजन के हिसाब से इसको देखिएगा। हर एक नृत्य को, हर एक उपजाति को, हर एक विवाह को यदि मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत समय भी लगेगा। इसके बाद में आप देखिए भारीय जनजाति का जो निवास स्थान है वो पातालकोट छिंदवाड़ा है, और इन्हें जो है वो जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। ये भी पीवीटीजी की श्रेणी में शामिल है। शहरिया जनजाति, ये कोई विशेष उपजाति नहीं है बल्कि भीलों के छोटे भाई माना जाता है इनको, और इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वो है दुलदुल, घोड़ी, लहंगी और रागनी नृत्य है ना। इनका जो प्रमुख संस्कार है धारी संस्कार, याद रखिएगा। इसमें पुनर्जन्म की जांच करी जाती है ना। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जब कोई मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसको जलाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जलाने के बाद में जो आपकी राख होती है ना, वहां पर यदि धारियां बनती हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि पुनर्जन्म की संभावना है। तो ये केवल पुनर्जन्म की जांच करने के लिए ये संस्कार आपका किया जाता है, और ये शहरिया जनजाति से आपका संबंधित है। इनका जो सामाजिक प्रधान या मुखिया है उसे पटेल कहते हैं, और इसका जो निवास स्थान है वो सहराना, और संग्रहालय जो है शहरिया जनजाति का वो श्योपुर में है। सबसे ज़्यादा कुपोषण से प्रभावित जनजाति है तो वो आपकी सहरिया है, और ये पीवीटीजी श्रेणी में भी शामिल है। कोरकू जनजाति में आप देखिए इसका मुख्य क्षेत्र मैंने आपको बताया कि बैतूल और खंडवा जो है कोरकू जनजाति का मुख्य क्षेत्र है, और इसके बहुत सारे वर्ग हैं जैसे राज कोरकू, पुथारिया, और आपका जो है बबई, बोबासी और रूमा, ये सारे जो है वो उपवर्ग हैं। और नृत्य की बात करें तो चटकोरा नृत्य, गदली नृत्य है ना, और नाट्य में खम्ब श्वांग नाट, ये कोरकू जनजाति संबंधित है। कोरकू जनजाति में भी जैसे भील जनजाति में मृतक स्तंभ बनाया जाता है पत्थर का, जिसे हम गातला कहते हैं, कोरकू जनजाति में यह लकड़ी का स्तंभ बनाया जाता है जिसे मांडा कहा जाता है, और ये जो प्रथा है मृत्यु संस्कार की इसे सिडोली प्रथा कहा जाता है। इसके बाद में विवाह आप देख लीजिए, लमझाना विवाह है ना, और ये प्रथा आपकी इसमें चलती है। कोरकू जनजाति को मनुष्यों का समूह कहा जाता है ना। ये मुंडा या कोलेरियन परिवार की जनजाति है। इसका मुख्य क्षेत्र सतपुड़ा, बैतूल है ना, ये सब रीजन्स आपके आते हैं। कोल जनजाति देख लीजिए, रोहिया और रौतेले कोल जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। कोल जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो दहका नृत्य है। विवाह एवं सामाजिक प्रथाओं की बात करें तो गोहिया इसकी पंचायत को कहते हैं, और मुकद्दम या चौधरी इसका पंचायत का प्रमुख कहलाता है। कोल जनजाति एक ऐतिहासिक जनजाति है क्योंकि इसका उल्लेख रामायण महाभारत में किया गया है, और आप सभी को पता है कि सबरी को ये माता के रूप में मानते हैं। रीवा रियासत के स्वामी रहे हैं। उरांव जनजाति, ये स्वयं को क्रूप कहते थे है ना, ये एमपीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है प्रश्न। सरहुल इनका प्रमुख नृत्य है, और पर्व भी है सरहुल है ना। इनका जो युवा ग्रह है इसे धूम कोरिया कहा जाता है, और इनकी समाज का जो मुखिया है उसे महतो कहते हैं। विशेष क्या है इनके बारे में कि तांत्रिक मान्यताओं में ये विश्वास रखते हैं, और इनका प्रमुख क्षेत्र सीधी सिंगरौली है। इसके बाद यदि हम पारधी जनजाति की बात करें तो इसके प्रमुख प्रकार बहेलिया पारधी, टाकरिया पारधी है ना, फांस पारधी, चीता पारधी, ये सब इसके प्रमुख वर्ग हैं। और इनका जो प्रमुख पेशा है वो शिकार करना है, अब प्रतिबंधित है। ये चांडी देवी की आराधना करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि चांडी देवी का मेला कहाँ पर लगता है। यह एक विमुक्त या घुमक्कड़ जनजाति है। इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो भोपाल, रायसेन और सीहोर है। बंजारा जनजाति, एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है कि कंघी का आविष्कार किस जनजाति ने किया था, तो करेक्ट आंसर होगा इसका बंजारा जनजाति। और ये विशेष क्या है इनके बारे में कि सिख धर्म से ये प्रभावित हैं, गुरु नानक के अनुयायी हैं, और इनके चलते फिरते घर को टांडा कहते हैं। इनका मुखिया जो है वो नायक होता है, और इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वो है तलवार नृत्य और डंडा बेली नृत्य। ये एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं, आप स्टार लगा करके रखिएगा। इसके बाद में हम पनिका जनजाति की बात करें तो ये कबीरपंथी जनजाति है, कबीर को अपना प्रमुख मानती है, और इनका जो प्रमुख पेशा है वो कपड़ा बुनना है, क्योंकि कबीर भी क्या थे, एक बुनकर थे। यदि हम निषेध की बात करें तो ये मांस मंदिरा इनके समाज में वर्जित है, और कबीरपंथी शाखा में है। ये कबीरदास जी का जन्म इसी जनजाति की किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है। सौर जनजाति की बात करें तो मैंने आपको बताया था छतरपुर और पन्ना में इसका मूल क्षेत्र है। इनका जो गोत्र है वो बरगले है, तो आपसे पूछ सकता है एमपीपीएससी में प्रश्न। और बुंदेलखंड आप देखिए तो यहाँ पर इसका मुख्य निवास है ना। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है वो कहाँ पर होता है, एक तो घोटल में होता है, दूसरा घूम कोरिया में। तो ये युवा ग्रह हैं, जिसमें गोंड जनजाति का जो युवा ग्रह है मुड़िया समाज का, उसे हम घोटल कहते हैं, और उराव जनजाति का है धूम कोरिया। कोरकू जनजाति की जो सिडोली प्रथा है ना, जिसमें एक मांडा स्थापित किया जाता है जो कि लकड़ी का होता है,
भील जनजाति में गातला होता है, जिसे जो कि पत्थर का होता है, ये भी मृत्यु स्मारक है। प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो द भील टीबी नायक ने लिखी है और द बैगा बेरियर एल्विन ने। निवास स्थान की बात करें तो भीलों के घर को कू कहा जाता है, भीलों के मोहल्ले को फाल्या कहा जाता है, सहरिया की बस्ती को सहराना कहते हैं और गौंड की बस्ती को टोला कहा जाता है। टांडा जो है वो बंजारा का कारवा कहलाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आपको पता है कि भील जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा या निमाड़ में। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इनकी उपजातियाँ याद रखिएगा, भिलाला, पटेलिया, बरेला, रथियास, बैगास, है ना, ये सारी इसमें आएंगी। गोंड जनजाति मध्य व दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, सतपुड़ा, मैकाल में, है ना। इसकी प्रमुख उपजातियाँ देख लीजिएगा, अगरिया, ओझा, प्रधान, सोलाहस, कोयला, भूतेस, ये सब मैं आपको इसमें चर्चा कर चुका हूँ पहले, है ना। तो इसको अपन स्किप करते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने मध्य प्रदेश की जनजातियों के परिचय और उनके भौगोलिक विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करी। और आप इसको जो है 2.2 की स्पीड में लगा करके रिवीजन के लिए देख सकते हैं। और मैं लगातार अब प्रयास करूंगा कि जो यूनिट 10 है इसको 1 या 2 दिन के अंदर पूरा कवर करा दूं, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर अपन इसमें चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही मैं शायद कल हो सकता है कि मैं एमपी सेट जो यूनिट 3 है उसको भी आपको कवर करा दूं। तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिए, है ना, और लगातार देखते रहिए। अभी कुछ दिन से मैंने ब्रेक लिया था 3-4 दिन का, तो उसके बाद से वापस से एक नई एनर्जी के साथ में अपन शुरुआत करेंगे। और जितना जल्दी जल्दी हो सकता है एमपी सेट का और एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस अपन कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।